प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स माता पिता से संतान तक पहुंचते हैं। यह विरासत यानी हेरेडिटी का आधार है। वेरिएशन वह मात्रा है जितना संतान अपने माता पिता से भिन्न होती है। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वह फील्ड है जिसमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों को स्टडी किया जाता है। ह्यूमंस ने 8000 से 1000 बीसी से ही जान लिया था कि वेरिएशंस के कारणों में से एक कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उन्होंने पौधों और जानवरों की वाइल्ड पॉपुलेशंस में नेचुरली प्रेजेंट वेरिएशंस का उपयोग करके सेलेक्टिवली ब्रीड और डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किया। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के माध्यम से उन्होंने बेहतर यील्ड्स वाली फसलें उगाई और फेवरेबल ट्रेट्स वाले जानवरों को पालतू बनाया। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन और एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस के डोमेस्टिकेशन के माध्यम से हमारे पास प्रसिद्ध भारतीय नस्लें हैं, जैसे पंजाब में सहीवाल काउस। हमें हालांकि यह मानना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैरेक्टर्स और वेरिएशन के इनहेरिटेंस के बारे में जानते थे, लेकिन इन फिनोमेना के वैज्ञानिक आधार के बारे में उनकी बहुत कम समझ थी। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। यह मिड-19th सेंचुरी के दौरान था जब इनहेरिटेंस की समझ में प्रगति हुई। ग्रेगोर मेंडल ने 7 वर्षों 1856 से 1863 तक गार्डन पीस पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनहेरिटेंस के लॉज दिए। मेंडल की इनहेरिटेंस पैटर्न्स की जांच के दौरान पहली बार बायोलॉजी की समस्याओं पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक यूज किए गए थे। उनके प्रयोगों में लार्ज सैंपलिंग साइज था, जिसने उनके द्वारा एकत्र किए गए डेटा को अधिक क्रेडिबिलिटी दी। इसके अलावा उनकी टेस्ट प्लान्स की सक्सेसिव जनरेशन्स पर एक्सपेरिमेंट्स से उनके निष्कर्षों की पुष्टि ने साबित कर दिया कि उनके परिणाम इनहेरिटेंस के जनरल रूल्स की ओर इशारा करते हैं, न कि बिना आधार वाले विचारों की ओर। मेंडल ने गार्डन पी प्लांट में उन कैरेक्टर्स की जांच की जो 2 विपरीत ट्रेट्स के रूप में प्रेजेंट होते थे, जैसे टॉल या ड्वार्फ प्लांट्स, येलो या ग्रीन सीड्स। इससे उन्हें इनहेरिटेंस को गवर्न करने वाले बेसिक रूल्स का फ्रेमवर्क स्थापित करने में हेल्प मिली, जिसे बाद के वैज्ञानिकों ने सभी डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस और उनमें निहित जटिलता को समझाने के लिए इन ऑब्जर्वेशंस का यूज किया। मेंडल ने कई ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का उपयोग करके ऐसे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन वह होती है जो निरंतर सेल्फ पॉलिनेशन के बाद कई पीढ़ियों तक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन दिखाती है। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज को चुना, जिन्हें पेयर्स के रूप में रखा गया, जो केवल एक कैरेक्टर के विपरीत ट्रेट्स के अलावा बाकी सभी कैरेक्टर के लिए समान थे। कुछ चुने गए कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में शामिल थे स्मूथ या रिंकल्ड सीड्स, येलो या ग्रीन सीड्स, इन्फ्लेटेड, फुल या कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन या येलो पॉड्स और टॉल या ड्वार्फ प्लांट्स। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। आइए मेंडल द्वारा किए गए एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का उदाहरण लें, जिसमें उन्होंने एक जीन की इनहेरिटेंस का अध्ययन करने के लिए टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट्स को क्रॉस किया। उन्होंने इस क्रॉस के परिणामस्वरूप उत्पन्न सीड्स को एकत्र किया और उन्हें पहली हाइब्रिड जनरेशन के प्लांट्स उत्पन्न करने के लिए उगाया। इस जनरेशन को फिलियल एक प्रोजेनी या F1 भी कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि सभी F1 प्रोजेनी प्लांट्स अपने माता पिता में से एक की तरह टॉल थे, उनमें से कोई भी ड्वार्फ नहीं था। उन्होंने ट्रेट्स के अन्य पेयर्स के लिए भी इसी तरह के ऑब्जर्वेशंस किए। उन्होंने पाया कि F1 हमेशा अपने पेरेंटल प्लांट्स में से किसी एक जैसा था और दूसरे पेरेंटल प्लांट का ट्रेट उनमें नहीं देखा गया। मेंडल ने फिर टॉल F1 प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन किया और अपनी आश्चर्यजनक खोज में पाया कि फिलियल 2 F2 जनरेशन में कुछ ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ थे। वह कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में नहीं देखा गया था, अब प्रकट हो गया था। F2 प्लांट्स में से 1/4 प्लांट्स ड्वार्फ थे, जबकि 3/4 प्लांट्स टॉल थे। टॉल और ड्वार्फ ट्रेट्स अपने पेरेंटल टाइप के समान थे और इनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखी, यानी सभी ऑफस्प्रिंग या तो टॉल थे या ड्वार्फ, कोई भी इन बिटवीन हाइट का नहीं था।
मेंडल को अन्य ट्रेट्स के साथ भी सेम रिजल्ट्स मिले जिनका भी उन्होंने अध्ययन किया। केवल एक पेरेंटल ट्रेट F1 जनरेशन में व्यक्त हुआ, जबकि F2 जनरेशन में दोनों ट्रेट्स 3:1 के रेशियो में व्यक्त हुए। मेंडल को F1 या F2 जनरेशन्स में विपरीत ट्रेट्स के बीच किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग दिखाई नहीं दी। इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कुछ चीजें, जिन्हें उन्होंने फैक्टर्स कहा, माता पिता से संतान तक गैमीट्स के माध्यम से स्थिर रूप से बिना बदले लगातार पीढ़ियों तक पास हो रही थी। अब हम इन चीजों को जीन्स कहते हैं। इसलिए जीन्स इनहेरिटेंस की यूनिट्स हैं। जीन्स वह जानकारी रखते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म में एक विशेष ट्रेट को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होती है। जो जीन्स एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए कोड करते हैं, उन्हें अलील्स कहा जाता है, अर्थात वे एक ही जीन के थोड़े अलग रूप होते हैं। अगर हम प्रत्येक जीन के लिए अल्फाबेटिकल सिंबल्स का उपयोग करें, तो कैपिटल लेटर का उपयोग उस ट्रेट के लिए किया जाता है जो F1 जनरेशन में व्यक्त होता है, और स्मॉल लेटर का उपयोग दूसरे ट्रेट के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, हाइट के कैरेक्टर के मामले में कैपिटल T का उपयोग टॉल ट्रेट के लिए किया जाता है और स्मॉल t का उपयोग ड्वार्फ के लिए किया जाता है, और कैपिटल T और स्मॉल t एक दूसरे के अलील्स हैं। इसलिए हाइट के लिए प्लांट्स में अलील्स के पेयर कैपिटल T या कैपिटल T या स्मॉल t होंगे। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया कि एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल या ड्वार्फ पी वैरायटी में हाइट के लिए जीन्स का अलेलिक पेयर आइडेंटिकल या होमोजाइगस होता है, क्रमशः कैपिटल T और स्मॉल t। कैपिटल T और स्मॉल t को प्लांट का जेनोटाइप कहा जाता है, जबकि टॉल और ड्वार्फ को प्लांट का फिनोटाइप कहा जाता है। तो फिर एक प्लांट जिसका जेनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t है, उसका फिनोटाइप क्या होगा? इस स्थिति में कैपिटल T स्मॉल t का फिनोटाइप टॉल होगा, क्योंकि कैपिटल T टॉल ट्रेट डोमिनेंट है और स्मॉल t ड्वार्फ ट्रेट रिसेसिव है। मेंडल ने पाया कि F1 जनरेशन का प्लांट हेटेरोजाइगोट होता है। यह हेटेरोजाइगोट प्लांट कैपिटल T स्मॉल t जेनोटाइप का बना होता है, लेकिन इसका फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल कैपिटल T पेरेंट यानी टॉल प्लांट जैसा होता है। इसके आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि डिसिमिलर फैक्टर्स की एक जोड़ी में से एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पर हावी होता है, जैसा कि F1 जनरेशन में देखा गया, और इसलिए इसे डोमिनेंट फैक्टर कहा जाता है, जबकि दूसरे फैक्टर को रिसेसिव कहा जाता है। इस मामले में कैपिटल T स्मॉल t पर हावी है और स्मॉल t रिसेसिव है। उन्होंने अन्य सभी कैरेक्टर्स ट्रेट पेयर्स के लिए समान व्यवहार देखा जिनका उन्होंने अध्ययन किया। यह सुविधाजनक और लॉजिकल है कि डोमिनेंस और रिसेसिवनेस के इस कंसेप्ट को याद रखने के लिए अल्फाबेटिकल सिंबल के कैपिटल और लोअर केस का उपयोग किया जाए। कैपिटल T को टॉल और स्मॉल d को ड्वार्फ के लिए उपयोग न करें, क्योंकि इससे यह याद रखना कठिन हो जाएगा कि क्या T और D एक ही जीन कैरेक्टर के अलील्स हैं या नहीं। अलील्स होमोजाइगोट्स के मामले में समान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल T और स्मॉल t, या फिर हेटेरोजाइगोट के मामले में असमान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल T एंड स्मॉल t। चूंकि कैपिटल T एंड स्मॉल t वाला पौधा उन जीन्स के लिए हेटेरोजाइगस है जो एक कैरेक्टर हाइट को नियंत्रित करते हैं, यह एक मोनोहाइब्रिड है, और कैपिटल T और स्मॉल t के बीच का क्रॉस एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इस ऑब्जर्वेशन, जिसके अनुसार रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट बिना किसी ब्लेंडिंग के F2 जनरेशन में व्यक्त होता है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब टॉल और ड्वार्फ पौधे मियोसिस की प्रक्रिया से गैमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो पेरेंटल पेयर के अलील्स एक दूसरे से अलग या सेग्रीगेट हो जाते हैं और केवल एक अलल गैमीट में ट्रांसमिट होता है। यह अलील्स का सेग्रीगेशन एक रैंडम प्रक्रिया है और इसलिए एक गैमीट में किसी भी अल्लेल के होने की 50% संभावना होती है, जैसा कि क्रॉसिंग्स यानी ब्रीडिंग के परिणामों से प्रूव किया गया है। इस प्रकार टॉल यानी कैपिटल T वाले पौधों के गैमीट्स में अल्लेल कैपिटल T
होता है और ड्वार्फ स्मॉल टी पौधों के गैमीट्स में अलिल स्मॉल टी होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान दो अलील्स, एक पेरेंट से कैपिटल टी पोलन के माध्यम से और दूसरे पेरेंट से कैपिटल टी एग के माध्यम से मिलकर जाइगोट्स का निर्माण करते हैं, जिनमें एक कैपिटल टी अलिल और एक स्मॉल टी अलिल होता है। दूसरे शब्दों में हाइब्रिड्स में कैपिटल टी स्मॉल टी अलील्स होते हैं। चूंकि इन हाइब्रिड्स में ऐसे अलील्स होते हैं जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स व्यक्त करते हैं, ये पौधे हेटेरोजाइगस होते हैं। पेरेंट्स द्वारा गैमीट्स का प्रोडक्शन, जाइगोट्स का निर्माण F1 जनरेशन और F2 जनरेशन पौधों को एक डायग्राम से समझा जा सकता है, जिसे पन्नेट स्क्वायर कहा जाता है। इसे एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पन्नेट द्वारा विकसित किया गया था। यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो जेनेटिक क्रॉस में ऑफस्प्रिंग के सभी संभावित जेनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। संभावित गैमीट्स को दो पक्षों पर लिखा जाता है, आमतौर पर टॉप रो और लेफ्ट कॉलम्स में। सभी संभावित कॉम्बिनेशंस को नीचे स्क्वायर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो एक स्क्वायर आउटपुट फॉर्म उत्पन्न करता है। टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने F2 जनरेशन के टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया। इसे उन्होंने टेस्ट क्रॉस कहा। एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस में एक टेस्ट क्रॉस जो डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहा है और जिसका जेनोटाइप निर्धारित किया जाना है, इस ऑर्गेनिज्म को सेल्फ क्रॉसिंग की बजाय रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है। ऐसे क्रॉस की प्रोजेनीज का आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है ताकि टेस्ट ऑर्गेनिज्म का जेनोटाइप प्रेडिक्ट किया जा सके। अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस पर बेस्ड ऑब्जर्वेशंस के आधार पर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में इनहेरिटेंस को समझने के लिए दो जनरल रूल्स दिए। आज इन रूल्स को प्रिंसिपल्स या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।